भोपाल गैस त्रासदी के 37 साल हुए पूरे। सेंट्रल लाइब्रेरी में दिवंगत व्यक्तियों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। राज्यपाल पटेल और मंत्री सारंग हुए सभा में शामिल। गैस त्रासदी पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने किया ट्वीट। गैस से प्रभावित परिवारों को दी संवेदना। कहा, ऐसा दिन कभी किसी के जीवन में न आए। चाचौड़ा में आपसी विवाद में आदिवासी की हत्या। 6 लोगों को बनाया गया आरोपी। अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत हुआ मामला दर्ज। हरिद्वार में सीएम शिवराज ने योग आयोग के गठन की घोषणा की। कांग्रेस ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा, शिवराज घोषणाएं करने में सबसे आगे। और भारत पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट बना दुनिया के लिए परेशानी का सबब। फुल वैक्सीनेटेड लोग भी आ सकते हैं ओमिक्रॉन की चपेट में। और खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। 3 दिसंबर भोपाल गैस त्रासदी के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि हमने अनेक अमूल्य जिंदगियों को असमय खो दिया। धरती पर ऐसी त्रासदी दोबारा कभी ना हो। सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से ऐसी मानवीय भूलों को रोका जा सकता है। भोपाल गैस कांड की 37वीं बरसी के मौके पर गैस पीड़ित संगठनों ने रैली निकाली। रैली भारत टॉकीज से यूनियन कार्बाइड कारखाने तक पैदल निकाली गई। रैली के माध्यम से गैस पीड़ितों के इंसाफ, इलाज, सही मुआवजे, जहर सफाई और गुनहगारों को सजा दिलाने की मांग की गई। साथ ही 37 साल हो जाने पर सरकार से 37 सवाल भी किए गए। साल बाद भी गैस पीड़ितों को ना तो इंसाफ मिल पाया है और ना ही इज्जत की जिंदगी। और इसका एक मूल कारण यही है कि हमारी सरकारें दोनों, केंद्र एवं मध्य प्रदेश की सरकार, पिछले 37 साल से चाहे कोई भी पार्टी रही हो उसमें कंपनियों के साथ रही है। पर इस वाली सरकार ने तो सबसे ज्यादा हद ही कर दी है। 2014 से डाउ केमिकल के सीईओ को हमारे देश की अदालत बुला रही है। हम उसको बोलने की बजाय कि हमारे देश में हाजिर हो, हमारे प्रधानमंत्री उनको गले लगाकर विशेष भोज पे बुलाते हैं। अभी अगस्त के महीने में डाउ केमिकल द्वारा जो रसायन बनाया जा रहा है अमेरिका में, वो बैन किया गया क्योंकि वो बच्चों के मस्तिष्क को खराब करता है। पर हमारे देश में वो कंपनी इन दोनों के आशीर्वाद से ये रसायन धड़ल्ले से बेच रही है। तो आप ही हमें बताएं कि 37 साल बाद भी एक भी अधिकारी, एक भी कंपनी को कत्लेआम के लिए सजा ना होना, 25,000 लोगों को मार देना, 5 लाख लोगों को घायल कर देना, आने वाली पीढ़ी को घायल कर देना, पर किसी पे भी कोई सजा तो दूर, वो कंपनियां दोबारा हमारे देश में पूंजी निवेश कर रही है और अलग अलग पीढ़ी को घायल कर रही है। अनूपपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ हो गया है। अमरकंटक के कल्याण सेवा आश्रम में इसका आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम शामिल हुए। इसका समापन 5 दिसंबर को किया जाएगा। अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम ने कहा कि प्रशिक्षण भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर रक्त प्रवाह का काम करता है। प्रथम सत्र में जिला उपाध्यक्ष और कई लोगों ने राजनैतिक प्रस्ताव रखे, जिस पर चर्चा की गई। ऐसा तय किया है कि देश के हर राज्य के हर जिलों में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रशिक्षण वर्ग ये आयोजित किए जाए। उसी तारतम्य में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 1 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच 3 दिनों का जिला प्रशिक्षण शिविर हर जिलों में आहूत है। हमने अनूपपुर जिले का प्रशिक्षण शिविर 3, 4, 5 दिसंबर को रखा है, जिसका आज यहाँ पर विधिवत शुभारंभ हुआ है। ये शिविर 5 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे तक चलना है। 2:30 बजे भोजन उपरांत ये शिविर का विसर्जन हो जाएगा।
पन्ना में दक्षिण अफ्रीका से एक व्यक्ति के लौटने पर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। व्यक्ति सहित परिवार के सभी सदस्यों का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया गया। दक्षिण अफ्रीका से लौटा ये व्यक्ति पन्ना जिले के सलेहा का निवासी है। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने खुद घर लौटे गणेश प्रसाद से मुलाकात कर हालचाल जाना और सावधानी बरतते हुए कोरोना टेस्ट करवाया। वहीं ये भी बताया कि प्रशासन निरंतर निगरानी रखे हुए है। सोना में पन्ना के एक सलेहा के काम कर रहे थे, वो कल ही वहाँ से लौटे हैं। उनको कोविड का कोई सिम्टम नहीं है। कोविड की रिपोर्ट उनकी भी नेगेटिव भी है। उनको मिल के आया हूँ। उनके पूरे परिवार का हम लोगों ने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया है। पूरी फैमिली होम आइसोलेशन में रखी है हम लोगों ने, और पूरा प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। और आज वैक्सीनेशन का महाअभियान भी था। महाअभियान पूरा ज़िले में हमने आके देखा, लोगों से कहा कि भाई दोनों डोज सब लोग अपनी लगवाएं, और वैक्सीन गांव के लोग लगवा भी रहे हैं। तो लोगों से अपील है कि वैक्सीन के दोनों डोज भी लगवाएं और मास्क जरूर पहने, हाथ सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। पुष्पराजगढ़ में चल रहे नाली निर्माण कार्य की खबर भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिस पर ठेकेदार के द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा था। मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए संबंधित विभाग के प्रभारी एसडीओ अमन डहरिया ने ये कार्रवाई की। जिस स्थान पर नाली निर्माण कार्य में लापरवाही बरती थी, वहां पर नाली को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। उक्त स्थान पर दोबारा नाली का निर्माण कार्य कराया जाएगा। हम खड़े हैं पुष्पराजगढ़ जनपद के ग्राम पंचायत किरगी में, और कल हमने आपको एक खबर प्रमुखता से दिखाई थी। यहाँ पे नाली का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी लागत लगभग 24 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही थी। और उस नाली निर्माण में ठेकेदार के द्वारा घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा था। और उसके बाद हमने उस खबर को प्रकाशन किया, और खबर प्रकाशन के बाद में यहाँ के साइट इंजीनियर और प्रभारी एसडीओ हैं जो आरईएस के अमन डहरिया, उनके द्वारा जहाँ पे भी निर्माण कार्य घटिया किया जा रहा था तो ठेकेदार को नाली तोड़ने के आदेश दिए गए थे। और खबर के बाद जो है उसका असर हुआ है। हम आपको दिखा सकते हैं कि देखिए नाली का निर्माण कार्य जहाँ पे टूट रहा है, वो आप देख सकते हैं कैमरों के माध्यम से कि जहाँ पे नाली तोड़ी जा रही है, तोड़ के दोबारा से इस नाली को बनाई जाएगी। अधिकारी के इस कार्य के लिए हम उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं कि हमारी खबर के माध्यम के बाद जब अधिकारी ने इस मामले को संज्ञान लिया है और उसके बाद कार्रवाई की है, और जिसके लिए जो है अब आगे भी ऐसा ना हो सके उसके लिए भी संबंधित ठेकेदार को अधिकारी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। खबर भारत के लिए अनिल दुबे, पुष्पराजगढ़। कोलार के गोकुल अपार्टमेंट में देर रात पार्किंग में रखी गाड़ियों में आग लग गई। वहीं बिल्डिंग में 8 परिवार रहते हैं। बताया जा रहा है कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये आग लगाई गई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अशोकनगर में लाखन सिंह राय ने एक दुर्घटना में अपना एक हाथ गंवा दिया था। 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस के मौके पर लाखन सिंह राय की कहानी बता रहे हैं, जिन्होंने हाथ कट जाने के बावजूद जिंदगी की नई शुरुआत की। वे प्रतिदिन 200 किलोमीटर से ज्यादा बाइक चलाते हैं और फोटोग्राफी सहित वीडियोग्राफी से संबंधित माल सप्लाई करते हैं। इन्होंने इसके लिए अपनी बाइक के हैंडल में दाएं तरफ क्लच और ब्रेक दोनों एक साथ करवा रखे हैं। वे अब सभी दिव्यांगों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। जो कुछ भी हो जाए जीवन में, देखो घटना दुर्घटना तो चलती रहती हैं। बाकी अगर ऐसा किसी के साथ भी हो तो मैं उससे ये कहना चाहूँगा कि भाई अपना स्वाभिमान ना खोएं, ऐसा काम ना करें जो खुद के स्वाभिमान को भी ठेस पहुँचाए और दूसरों को भी शिक्षा ऐसी दे कि भाई नहीं करना चाहिए कुछ भी ऐसा। भाई मेहनत करो, जो कुछ तुम्हारे हिसाब से हो सके तुमसे कुछ अच्छा करो और उसके हिसाब से
आगे बढ़ो। आपके साथ क्या कुछ दुर्घटना घटित हुई थी? सर ट्रेन एक्सीडेंट में मैंने अपना ये हाथ खो दिया था। कितने साल हो गए इसको? करीब 10-11 साल हो गए इससे। इलाज भी चला होगा आपके काफी? हाँ, इलाज करीब 3 महीने चला था। हाँ, हाँ। बाकी मेरी फैमिली ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, सभी ने मदद की। वो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आप बाइक चलाते हैं लगभग 200 किलोमीटर रोज। बिल्कुल चलाता हूँ किस सर। तरह से आपने आपकी बाइक को मॉडिफाइड किया था? बाइक सर मैंने मतलब मैं और मेरा दोस्त है एक मनोज विश्वकर्मा, उसके साथ जाता था मैं घूमने, तो उससे मैंने बोला कि भाई तू क्लच पकड़ना, मैं गाड़ी चला के देखता हूँ। तो एक बार मैंने चलाई, थोड़ी बाइक चली, फिर उसके बाद मैंने उससे बोला कि भाई इसमें क्लच इस तरफ करवाना है राइट हैंड में। तो वो गया, 5 घंटे लगा, मैकेनिक ने समय लिया 5 घंटे का, बाकी उसने मॉडिफाई किया और आज बाइक मतलब 11 साल से चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती मुझे। लाखन के इस जज्बे को खबर भारत भी सलाम करता है। माही भी ऐसी ही तारीफ की हकदार हैं। जी हाँ, माता पिता के प्रति सेवा और समर्पण को लेकर श्रवण कुमार की कहानी आज भी प्रासंगिक है। ऐसा ही एक उदाहरण खरगोन जिले के नावड़ा खेड़ी की 10 साल की नन्ही बालिका माही ने पेश किया है। पैरालाइसिस से पीड़ित अपने पिता के अच्छे स्वास्थ्य की कामना को लेकर वह नर्मदा परिक्रमा पर निकली है। माही अपने नाना नानी के साथ रोजाना 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय करती है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बेटी आपका नाम क्या है? माही केवट। माही केवट। आप कहाँ की रहने वाली हो? ये नवघाट खेड़ी। नवघाट खेड़ी। तहसील कौन सा है आपका? बड़वा। और जिला? खरगोन। खरगोन जिले की। बेटी आपकी उम्र क्या है? 10 साल की हो आप। इतनी कम उम्र में आपने माँ नर्मदा परिक्रमा की संकल्प किया, किस हेतु से आप ये परिक्रमा में आई? मेरे पापा को लकवा आ गया। जी 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 जी, आपके पापा को लकवा आया इसलिए आपने परिक्रमा उठाई। भोपाल गैस त्रासदी के 37 साल हो गए, जिसे लेकर सेंट्रल लाइब्रेरी में दिवंगत व्यक्तियों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल और मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न धर्मगुरुओं ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरिद्वार में योग आयोग के गठन की घोषणा की, जिसके बाद कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणाएं करने में सबसे आगे हैं। वहीं महिला आयोग, एसटी आयोग, अल्प आयोग, अन्य कई आयोग पर ताला लगा हुआ है। अब इन्होंने नई घोषणा कर दी कि योग आयोग बनाएंगे मध्य प्रदेश में। अरे मध्य प्रदेश के जो आयोग हैं उन आयोग की हालत तो देखिए श्रीमान, आपने सब में ताले डाल रखे हैं। चाहे महिला आयोग हो, चाहे एसटी हो, चाहे एसटी आयोग हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, पिछड़ा वर्ग आयोग हो, खेल युवा आयोग हो, सारे आयोगों में ताले डाल रखे हैं। सारे काम धाम बंद कर रखे हैं। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, एससी एसटी वर्ग पर अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़े वर्ग पर हो रहे हैं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और आप कह रहे हैं हम और आयोग बनाएंगे, योग आयोग बनाएंगे। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली फुनाने। क्या हालात बना रखे हैं मध्य प्रदेश के। मुझे तो कहीं ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की भागीदारी इन सब चीज़ों के माध्यम से बढ़ रही है और वो चाहेंगे कि योग के आयोग के माध्यम से वो आरएसएस संघी जो लोग हैं उनको प्रलोभित करना चाहते हैं, उनको लाभान्वित करना चाहते हैं, उनको जोड़ना चाहते हैं। यही मनसा है, वरना इस समय ऐसे आयोग बनाने की आवश्यकता नहीं है, कोई मतलब नहीं। योग के माध्यम से देश का नाम होता है और विदेशों में लोग योग को अपना रहे हैं। भारत को पूजा जाता है योग के आधार पर। भारत की पहचान योग भूमि के रूप में है और उस योग के आयोग के गठन का स्वागत करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को। इस विषय पर कांग्रेस पार्टी को क्षमा याचना मांगनी चाहिए। यदि आप योग का विरोध करते हो तो मुझे लगता है कि इससे निंदनीय कुछ और नहीं हो सकता। भोपाल गैस त्रासदी पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर प्रभावित परिवारों को संवेदनाएं व्यक्त की हैं और कहा कि भोपाल गैस त्रासदी ने अनेक परिवारों को जीवन भर का दर्द दिया है। ऐसी त्रासदी के जहर से आज तक राजधानी भोपाल जूझ रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा दिन कभी किसी को न देखना पड़े।
बीती रात टेकरी पर मामूली विवाद में एक आदिवासी युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक मांगीलाल भील जयश्री तहसील निवासी बताया जा रहा है। विवाद में मारपीट के दौरान आदिवासी युवक की मौत हो गई। बेटा दयाराम भील भी घायल हुआ। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार कर अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सर कितने लोगों की कार्रवाई हुई है? इसमें 6 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ है। इसमें मुलायम सिंह, गोलू, कल्लू, भूरालाल, महिपाल और सोनू राजपूत के नाम FIR में दर्ज कराए। मृतकों का PM हो गया, मृतक का PM हो गया, रवाना कर दिया। टेकरी के लोग हैं, ठाकुर लोग, इन्होंने बहुत दिन से परेशान कर रहे थे। हमने थाने में आवेदन भी दिया। इसके बाद शाम को आके हमला किया इन्होंने। पहले मेरे मारी, बाद में मैं थाना आ गया। इसके बाद पापा को मारेगा। कितनी बजे घटना है ये सर शाम को 7-8 बजे की बात है। नाम क्या था पिताजी का? मांगीलाल। मांगीलाल जी। आप कौन हो उनके? लड़का हूँ, बड़ा वाला। बड़ा वाला लड़के हो। कितनी बजे घटना है ये? सर ये रात की 8-9 बजे की बात है। हिंदू महासभा ने अपने कार्यकर्ता के घर हुए हमले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर मोर्चा संभाल लिया है। संगठन ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर थाना प्रभारी पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में ये बताया गया कि बहोड़ा थाना अंतर्गत 2 मामले दर्ज होने के बावजूद भी आरोपी फरार है और प्रतिदिन फरियादी को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित भी किया जा रहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा जिला ग्वालियर ने आज जो है हमारे दीपक साग के जो कार्यकर्ता हैं उसके ऊपर जो हमला हुआ था उसके विरोध में जो अभी तक हमने शांति बनाई रखी, लेकिन 2 लोगों का नामजद रिपोर्ट होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई और बड़ापुर थाने के TI श्री अमर सिंह जी ने अभद्रता का परिचय देते हुए जो है उनको अपराधियों को सपोर्ट किया। इसलिए हम इस मुद्दे को लेकर जो है पुलिस अधीक्षक महोदय जी से ज्ञापन देने अपनी बात कहने के लिए आए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो अपराधी कोई भी कितना भी बड़ा हो, अपराध करने वाला को कभी हम छोड़ेंगे नहीं और उनकी गिरफ्तारी तुरंत हो। हिंदू महासभा द्वारा आगामी 6 दिसंबर को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए भगवान कृष्ण का अभिषेक किया जाएगा। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज और पदाधिकारियों के द्वारा गुरुवार को पार्वती नदी से जल संरक्षण किया जाएगा, तो वहीं शुक्रवार को सिंध नदी से भी जल संरक्षण किया जाएगा। डॉक्टर भारद्वाज ने बताया कि यदि अभिषेक करते समय मथुरा में तैनात जवानों ने रोका तो हिंदू महासभा द्वारा डटकर विरोध किया जाएगा। हिंदू सभा प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो। हिंदू सभा प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जलाभिषेक करने पर रोक लगाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए उस संकल्प को लेकर 6 दिसंबर को मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने भगवान श्री कृष्ण जी का जलाभिषेक कार्यक्रम रखा है और उस कार्यक्रम के तहत देश की सभी नदियों से जल लिया जा रहा है, एकत्र किया जा रहा है। हमने 2 तारीख को जो है पार्वती नदी का जल लिया, आज 3 तारीख को जो है सिंध नदी का जल और इसी प्रकार से 6 तारीख को मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो है हिंदू महासभा जलाभिषेक करेगी। बहुत तो माहौल भी खराब हो रहा है मथुरा में इससे को लेकर। देखिए भारतीय जनता पार्टी की कसनी और करनी में कितना अंतर है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना पर रोक लगा दी है। कहीं खाद लेने गए किसानों पर पुलिस लाठियां चला रही है, कहीं किसान सूखे की मार झेल रहा है, तो कहीं पूरा खेत ही पानी में डूबा हुआ है। हम बात कर रहे हैं अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद ग्राम पंचायत बहपुर की, जहां करोड़ों की लागत से नानघाटी बांध बनाया है, जिसका उद्देश्य 5 से 6 गांव के किसानों को निर्धारित 250 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
पुष्पराजगढ़ ग्राम पंचायत बहपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नानघाटी बांध बहपुर 13 से 14 साल पहले बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन आज तक इस गांव के ग्रामीणों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। विभाग के आला अधिकारी मेंटेनेंस के नाम पर महज खाना पूर्ति करने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ सत्ता में बैठी भाजपा सरकार विकास के लाख दावे कर रही है कि हम किसानों के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वहीं किसानों को बनी बनाई योजना का लाभ तक नहीं मिल पा रहा है। इस बात पर कांग्रेस विधायक फुंदेलाल सिंह ने भी सरकार को घेरा है। इस उद्देश्य से जलाशय का निर्माण किया गया, उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही। हमने भी कई बार वहां विजिट किया है और सबसे पहले तो उस बांध का जब निर्माण किया जा रहा था उसी समय उसके निर्माण ही बड़े प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। इसके बाद भी विभाग वाले लीपा पोती करके उसको संभाल लिए, क्योंकि किसी भी जलाशय का निर्माण किया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है सिंचाई, कि किसानों को पानी मिले, बढ़िया सिंचित हो और फसल का पैदावार बढ़े। लेकिन ननघटी जलाशय का सबसे बड़े खामियां ये रही कि जब से निर्माण कार्य हुआ है मात्र लगभग आधे किलोमीटर में नहर का निर्माण किया गया है। पुष्पराजगढ़ भाजपा सांसद हिमाद्री सिंह और फुंदेलाल कांग्रेस विधायक का गृहग्राम है। पुष्पराजगढ़ तहसील के जितने गांव में बांध और नहर बनी है, कहीं भी ग्रामीण खुश नहीं है। शासन का पैसा सिर्फ नहर में उगी घास का रूप ले चुका है। इस बांध के बारे में जब हमने ग्रामीणों से हकीकत जानने की कोशिश की तो बताया गया कि यह बांध जब से बना है सिर्फ दिखावे के लिए खड़ा है। करोड़ों की लागत से बने बांध में नहर नहीं बन सकी। विभाग अधिकारियों ने दिखावे के लिए कुछ दूरी पर नहर तो बनवाई, पर उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। बांध में पानी भरे होने से बिना गेट खोले पानी का रिसाव नहर से पहले ही दूसरी ओर अपना रास्ता बदल लेता है। खेतों में पानी भरने से खेती करना भी मुश्किल हो गया है। ये नहर में क्या समस्या आ रही है? नहर देखो 2013-14 में थोड़ा बहुत 100-150 मीटर बना, फिर बीच में गैप हुआ, फिर 10-20 मीटर बना, इसके बाद तो नहर बना नहीं। डायरेक्ट नहर खुलता है, डायरेक्ट नदी में पानी जाता है, किसानों को कोई लाभ नहीं। हम कुछ दूर देख रहे हैं, कुछ दूर कच्ची नहरें बनी हुई हैं, तो क्या ये महज दिखावे के लिए है? दिखावे के लिए है सर जी। इस नहर में पानी एक भी नहीं आ रहा है, डायरेक्ट नदी में जाता है पानी। आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, इसके लिए आपने क्या पहल की है? सर इसमें तो अब हम कई बार तक यहाँ शिकायत भी किए, हेल्पलाइन में भी किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। 1-2 आ जाते हैं यहाँ जांच में, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होता है। इसमें वैसे 5-6 गांव के लाभ है। उनको मिलता है पानी? किसी को नहीं मिलता। क्या कारण है पानी नहीं मिलता? पानी नहीं मिलता है कारण यही है कि अधिकारी भी आते हैं तो पूर्ति लिख के चले जाते हैं। नहीं तो कारण क्या है कि पानी नहीं मिल पा रहा? नहीं बना है, नहर नहीं बना है। अच्छा, कितने साल हुए इस बांध को? हो गए 15-16 साल हो गया होगा। मतलब 15-16 साल से ये बांध बना हुआ है और नहर आज तक नहीं बनी है, ऐसा है क्या? जी। तो सिंचाई आप लोग कैसे करते हैं? जैसे अभी गेहूं का समय आ गया है तो कैसे सिंचाई करेंगे आप? सिंचाई मशीन से करते हैं, जोहिला से लगाते हैं। जोहिला से लगाते हैं। ये बोल रहे थे आपके बांध पे जब बरसात में पानी ओवरफ्लो होता है उसके लिए जो रास्ता बनाया गया था तो वह रास्ते से पानी जोहिला नदी की ओर जाना था, लेकिन वह जो फूटा हुआ हमें अभी गांव वालों ने दिखाया है वह पानी जाके दोनों तालाब में मिला। फिर जब ये खेतों में भी पानी भरा होगा? हाँ, खेत में भरते जाता है। तो अधिकारी आए थे? हाँ, अधिकारी आए थे, पटवारी आए थे, सब आए थे। क्या लिख पढ़ के ले गए, कुछ जानकारी है आपको? ऐसे लिख के में मशीन लगवाते हैं और इधर उधर पानी फरवाते हैं बरसात में खेती नुकसान करने के लिए, और फिर चला जाते हैं देख के, फिर नहीं आते हैं लौट के। जब बरसात आते हैं फिर दौड़ते हैं। ये बांध से पानी पाऊ थे सिंचाई का? नहीं पावे, कभी नहीं पाए। फूट के और भटर गए। काहे नहीं पा रहे काका? तब भाई बांध फूट गए है, वही दूसर माले सब नुकसान हो गए, खेत बाड़ी फूट गए सब। नहर बनी है यहाँ? नहीं बने है। कहाँ नहर बने है? एक भी नहीं बनी है। नहीं बने है। तो गांव वाले मिल के जो है अधिकारी से शिकायत करे, कबू बताए हैं तुम लोग? उन्हीं जानकारी दी है बांध वाले का? बांध वाले तो कदारी हुई अभी।
पुष्पराजगढ़ में कुल 28 बांध हैं। बार बार नॉन घाटी बांध के लिए ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने की बात करते हैं। कभी कहते हैं कि ब्लैक लिस्टेड कर चुके हैं। बारिश के दिनों में इस बांध के गेट खोल दिए जाते हैं और इस बांध में इतना पानी समा जाता है कि ओवरफ्लो के बनाए रास्ते से यह पानी बहकर सीधा नदी में न जाकर गाँव के खेतों में जा रहा है। किसान बारिश के दिनों में भी खुश नहीं है। सुनिए इस मामले में बांध अध्यक्ष राजेश चंद्रवंशी ने क्या कहा। सर ये बांध लगभग 2013-14 में लगभग बांध कंप्लीट हो गई है। बस 2013-14 में बांध कंप्लीट हुई है। राजेश जी ये बताइए, ये बांध से कितने गांव को पानी पहुंच रहा है? मिलना तो चाहिए सर, 2-3 गांव हैं जिन मुख्य रूप से जिनको मिलना चाहिए, लेकिन स्थिति आज ये है कि एक भी गांव को पानी नहीं मिल रहा है इस नहर के बांध के माध्यम से। अब अध्यक्ष के होने के नाते आपने कोई कदम उठाया क्या? जी सर, मैंने जब से बना है सर सिर्फ मैंने अपने तरफ से भरसक प्रयास किया है, जिसमें से पहले मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को, मेरे रहते रहते 3 कलेक्टर चेंज हो चुके हैं, तीनों के पास मैंने या जन सुनवाई में भी लेकर गया है। सिर्फ मतलब जिसके पास भी जाते हैं तो सिर्फ हमें आश्वासन मिलता है कि आपको मतलब नहर पूर्ति होगी, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। राजेश जी, बांध के नीचे जो है जी कुछ दूरी तक हमको कच्ची नहर दिख रही है बनी हुई, तो ये कहाँ तक और कितनी दूरी तक है? सर ये जो कच्ची नहर है लगभग 3 किलोमीटर का बनना है। इसके पश्चात वो क्या है 2013-14 में बनी थी, ये थोड़ा बहुत बना है, लेकिन आज की स्थिति में सर ये है कि वो एकदम पूरी ज़मीन में तब्दील हो चुकी है। जो भी बना भी है आज की स्थिति में एक 0 नहर है, लेकिन अधिकारी के द्वारा इसमें लगभग सैकड़ों एकड़ ज़मीन सिंचित दिखाया जाता है, ऊपर भेजी जाती है जानकारी। और इस संदर्भ में मैंने विधायक भी से मिला है, सांसद महोदय से, लेकिन सभी से सिर्फ हमें आश्वासन ही मिला है, लेकिन किसानों की कुछ भी समस्या दूर नहीं हुई है। सर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ओवरफ्लो का भी बहुत ज़्यादा यहाँ समस्या है। जैसे ही बरसात स्टार्ट होता है सीधे पानी खेतों में किसानों की जाती है। जो थोड़ा बहुत किसानों का खेत बचा हुआ है, वरना तो पूरा के बांध में डूब चुकी है। क्या कारण है कि किसानों को पानी नहीं मिल पाता है? कारण ये है कि नहर नहीं बनी है, एक भी नहर नहीं बनी है। बनी भी है वो एकदम जमीन में तब्दील हो गई है। 14 से 15 साल बीत जाने के बाद भी कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक किसी की भी नजर इस बांध पर नहीं पड़ी है, जबकि किसान कई बार संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देकर अवगत करा चुके हैं। योजनाएं आती तो हैं, फिर आखिर योजनाओं का लाभ किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा? सवाल यही है कि इस भ्रष्ट सिस्टम का जिम्मेदार कौन और किसानों पर ही हमेशा इसका प्रहार क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत, भोपाल। जी हाँ, हम खड़े हैं ग्राम पंचायत बहपुर में और यहाँ पे हम आपको दिखा दें, इधर देखिए, ये बांध जो है इसको बोलते हैं नान घाटी बांध और ये ग्राम पंचायत बहपुर के अंदर आता है। और इस बांध से जो है लगभग 3 से 4 गांव के किसान जो है लाभान्वित होना चाहिए था, पर बहुत ही लापरवाही भरा विषय है कि आज ये बांध जो है बने लगभग 14 से 15 वर्ष बीत चुके हैं और उसके बाद भी इस गाँव के लोग जो है पानी को तरस रहे हैं। कच्ची नहर जो है बनी हुई है और कच्ची नहर जो है कुछ ही दूर पे जाके अपने से फोड़ के पानी जो है दूसरे तरफ चला गया है। उधर भी कुछ लोगों के खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है और लोगों के खेतों में जो है पानी भरा हुआ है। पर आगे ही इस तरफ अपन बाएं साइड अगर देखते हैं तो बाएं साइड जो है वो नहर है ही नहीं, वो पूरी नहर सूखी पड़ी हुई है। हम आगे जाके आपको दिखलाएंगे कि वो नहर कैसी है, बनी भी है कि नहीं बनी है। और इस बांध के ओवरफ्लो पानी निकलने के लिए इधर बाएं साइड बोलेंगे कि दिखाए, इधर ओवरफ्लो पानी निकलने के लिए जो बना हुआ है, ये आगे से जो जाके जो है कई खेतों को नुकसान पहुंचाया है, कई तालाबों को नुकसान पहुंचाया है और पूरी तरह से जो है नुकसान पहुंचाते हुए पानी खेतों से लबालब डूबे रहते हैं। बरसात में किसान जो है अपनी खेती नहीं कर पाते हैं, पूरी तरह से उनकी धान सड़ जाती है और लापरवाही की वजह से आज ये तक इस कंडीशन पे खड़ी हुई है। देखिए, बांध से निकल के नहरों के माध्यम से जाने वाला पानी और उसके बाईपार के रास्ता जो हम आ गए हैं आगे उस रास्ते में, और हम आपको दिखाते हैं उसका ओवरफ्लो का पानी जाने का जो रास्ता था वो ये है इस तरफ पे, और यहाँ से ओवरफ्लो का पानी जो है नदियों में जाना चाहिए था, पर वो ओवरफ्लो का पानी बारिश में ज्यादा दबाव की वजह से जो है अपने से एक रास्ता बना लिया है। हम उसको भी आपको दिखा रहे हैं कि देखिए उसकी क्या स्थिति है, कितना ज्यादा लंबा चौड़ा रास्ता बना लिया है उसने। और अपने कैमरामैन से बोलना चाहेंगे कि वो सामने भी दिखा दे इस पानी ने नुकसान कहाँ पे पहुंचाया है। सामने उधर देख रहे हैं कि वो जो खेत हमको दिख रहे हैं तालाब नुमा, वो पहले तालाब ही था, लेकिन अब पूरा खेत बन के रह गया है। दोनों ही तालाब जो है पूरा मट्टी से एकदम से पट गया हुआ है और इस तरह से पूरा आगे जो खेत देख रहे हैं आप, वो सब खेत जो है
बरसात में पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं। किसान जो है बरसात में खेती नहीं कर पाते हैं और पूरे खेत जो है पानी से लबालब भरे हुए होते हैं। इस गांव की विकराल समस्या को देखते हुए फिर भी आला अधिकारियों के कानों में आज तक जू नहीं रेंग रही है। इस तरह की लापरवाही की भेंट चढ़ी हुई है ये नहर, और इसके लिए आज तक आला अधिकारी जवाबदेही अपनी देने के लिए यहाँ पे दस्तक नहीं दिए हैं। आगे देखना होगा कि अब अधिकारी क्या करते हैं इस मामले में। और फिलहाल के लिए खबर भारत में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।